तो बीजेपी देखिए पूरी तरह से मिशन चुनाव यानी मिशन मोड पर आ गई और ताबड़तोड़ मंथन भी चल रहा है। दिल्ली में बीजेपी की कोर कमेटी की अहम बैठक हुई, इसमें तीसरे लिस्ट और उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई है। 1 मिनट में पूरी खबर आप सबको बताते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपनी अपनी तैयारियां पूरी करने में जुटी हुई हैं। ऐसे में बीजेपी भी चुनावी मोड में है। उम्मीदवारों को लेकर पार्टी में अभी मंथन जारी है। 2 सूची पर मुहर लग चुकी है। उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है जो अब मैदान में भी उतर चुके हैं। लेकिन अभी पार्टी तीसरी लिस्ट पर भी मंथन कर रही है। बीते सोमवार को दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के आलाकमान के साथ कई दिग्गज नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। तीसरी सूची पर जारी मंथन में यूपी की 25 लोकसभा सीटों समेत राजस्थान, ओडिशा, बिहार, हरियाणा और गुजरात की सीटों को लेकर भी चर्चा की गई। सूत्रों की माने तो यूपी में अपना दल को सोनभद्र और मिर्जापुर की सीट भी मिल सकती है, तो वहीं कई मौजूदा सांसदों के नाम भी कट सकते हैं। उनकी जगह पर नए चेहरे को मौका दिया जा सकता है। आपको बता दें कि अब तक बीजेपी ने 2 सूची जारी की है, जिसमें 267 नामों का ऐलान हो चुका है। अब इंतजार पार्टी की तीसरी सूची का है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एमएनएस चीफ राज ठाकरे एनडीए में शामिल हो सकते हैं। राज ठाकरे दिल्ली आए हुए हैं और कहा यह भी जा रहा है कि जल्द अमित शाह और जेपी नड्डा से राज ठाकरे की मुलाकात भी हो सकती है। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। लोकसभा चुनाव की आहट के साथ ही बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। एनडीए में कई क्षेत्रीय दल धीरे धीरे शामिल होते जा रहे हैं। अब एमएनएस चीफ राज ठाकरे की भी जल्द ही एनडीए में शामिल होने की खबरें चल रही हैं। राज ठाकरे मुंबई से दिल्ली आ चुके हैं। सूत्रों की माने तो राज ठाकरे ने दिल्ली पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह और नड्डा से बात की। जल्दी राज ठाकरे बीजेपी के आलाकमान से मुलाकात कर सकते हैं और एनडीए में शामिल होने का ऐलान भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव में बीजेपी एमएनएस को मुंबई की एक सीट भी दे सकती है। अगर राज ठाकरे एनडीए के साथ गठबंधन में आते हैं तो खबर ये भी है कि मुंबई दक्षिण की सीट उन्हें मिल सकती है। अगर राज ठाकरे बीजेपी के साथ गठबंधन में आते हैं तो विपक्ष का तनाव और भी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि एनडीए गठबंधन में जहां एक एक कर दल साथ छोड़ रहे हैं, वहीं बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है, जो चुनाव में सीधा बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर कर्नाटक के मंड्या में चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। कार से 1 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए, तो वहीं 9 लाख रुपए की शराब भी बरामद की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कर्नाटक के मंड्या में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। मंड्या में कार से करीब 1 करोड़ कैश बरामद हुआ है। मंड्या के हाई प्रोफाइल सीट से 1 करोड़ कैश की बरामदगी बड़े सवाल खड़े कर रही है। तो वहीं कार से करीब 9 लाख रुपए की शराब भी बरामद की गई है। तो देखिए, चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग भी एक्शन मोड में आ गया है और कर्नाटक मंड्या सीट जो हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है, यहां चुनाव आयोग की टीम ने कार से 1 करोड़ रुपया कैश बरामद किया और साथ ही 9 लाख रुपए की शराब भी बरामद की है। देखिए, तो तस्वीरें में आपको दिखा रहे 1 करोड़ कैश कैसे थैले में भरा हुआ था और इन तस्वीरों को देखकर आप समझिए कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरी तरह से अब एक्शन में नजर आ रहा है। देश भर में चुनावी प्रक्रिया जारी है। ऐसे में आचार संहिता लागू होने के बाद से ही चुनाव आयोग भी एक्शन मोड में है। कर्नाटक के मांड्या में आचार संहिता के उल्लंघन की शुरुआत भी हो चुकी है। मांड्या जो एक हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है, वहां पर चुनाव आयोग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां शहर से आयोग को करीब 1 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है, जिसके बाद अब कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हाई प्रोफाइल सीट मांड्या से चुनाव आयोग की टीम ने एक क्रेटा कार से 99,20,000 रुपए जब्त किए। जिस कार से यह रकम बरामद हुई उसका नंबर KA54N4030 है। ये कार मजदूर के निधघट्टा चेक पोस्ट पर मिली, जिसकी तलाशी लिए जाने के बाद नकदी बरामद हुई है। सिर्फ कैश ही नहीं, बल्कि कार से करीब 9 लाख से ज्यादा रकम की शराब भी बरामद हुई है। अधिकारियों की माने तो नकदी के उचित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने पर पैसा जब्त किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये कार एक अखरोट कारोबारी की है। हालांकि कैश को लेकर जांच की जा रही है। और देखिए, शराब घोटाला मामले में ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। ईडी की माने तो इस शराब घोटाले में के कविता, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की पूरी भूमिका है। पूरी खबर एक रिपोर्ट के जरिए आप सबको बताते हैं।
भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ईडी सीबीआई समन भेजती है। अरविंद केजरीवाल जी बहुत ही लापरवाह नेता हैं, वो अभी भी जांच से भाग रहे हैं। केंद्र सरकार परेशान है कि मुख्यमंत्री ईडी द्वारा गिरफ्तार नहीं कर पाए। तब वो व्यक्ति है जिसको बहुत कुछ छिपाना हो। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भले ही ईडी के समन पर पेश होने के नए नए बहाने ढूंढ रहे हैं, कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत को ढाल बनाकर पेशी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शराब घोटाले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, अरविंद केजरीवाल के किरदार और गहरे होते जा रहे हैं। पिछले हफ्ते दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार के कविता ने ईडी के रिमांड पर सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। ईडी के खुलासे पर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा किया है और उन्हें ईडी के सामने पेश होकर सवालों के जवाब देने की बात कही है। इस देश की कचहरियां जो हैं वो बार बार बोल रही हैं कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स के खिलाफ प्राइमा फेसी एविडेंस एस्टैब्लिश हो गई है, इसीलिए तो बार बार हर किसी की बेल रिजेक्ट हो रही है। केवल सत्येंद्र जैन जी की बेल रिजेक्ट नहीं हुई, अभी मनीष सिसोदिया जी की क्यूरेटिव पिटीशन भी डिसमिस हुई है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी बहुत ही लापरवाह नेता हैं, वो अभी भी जांच से भाग रहे हैं, जांच में नहीं जुड़ रहे। उनको फर्क नहीं पड़ रहा कि उनके साथी नेता जो है उनकी बेल बार बार रिजेक्ट हो रही है। के कविता के रिमांड पर सुनवाई के दौरान ईडी ने बताया कि वो दिल्ली शराब घोटाले की मुख्य साजिशकर्ता और लाभार्थियों में से एक थीं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर पूरी साजिश रची। नई आबकारी नीति के बदले आप नेताओं को 100 करोड़ रुपए दिए गए। पैसे देने वाले आरोपियों में के कविता शामिल थी। ईडी के इन आरोपों पर आम आदमी पार्टी की तरफ से सफाई आ गई है। आम आदमी पार्टी ने ईडी के आरोपों को बेबुनियाद और समन को राजनीति से प्रेरित बताया है। आज के दिन में ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के गुंडे बन के रह गए हैं। ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक पैसे का सबूत नहीं है, फिर भी सबूत ना होने के बावजूद समन पे समन, समन पे समन, समन पे समन भेजे जा रहे हैं। ईडी इंतजार नहीं कर सकती है कि कोर्ट अपना फैसला दे, इसीलिए कभी समन देके, कभी मीडिया में बयान देके ईडी अपना असली राजनीतिक रंग दिखा रही है। ये पहले दिन से सबको पता है कि ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित भारतीय जनता पार्टी का समन है। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ईडी सीबीआई समन भेजती है। ईडी के समन को बार बार मुख्यमंत्री जी की तरफ से कहा गया कि भाई ये इल्लीगल है। उनसे सवाल पूछे गए, उन्होंने आज तक उसका जवाब नहीं दिया। दिल्ली में शराब घोटाले में अब तक 245 जगहों पर छापेमारी हो चुकी है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह सहित 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इस मामले में अब तक कुल 6 आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं, जबकि 128 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की गई है। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी के नेता पूरे घोटाले को फर्जी बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ईडी को हथियार बनाकर बीजेपी अरविंद केजरीवाल को 2024 चुनाव में रोकना चाहती है। तो वहीं बीजेपी नेता बार बार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। केंद्र सरकार परेशान है कि मुख्यमंत्री ईडी द्वारा गिरफ्तार नहीं कर पाए। कोर्ट गए, कोर्ट में भी जमानत मिल गई। तो अब इस तरीके के कई मामले मुख्यमंत्री जी के ऊपर थोपने की कोशिश चल रही है। किसी तरीके से चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं। भागता वो व्यक्ति है जिसको बहुत कुछ छिपाना हो, और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल चूंकि भाग रहे हैं, इसलिए उनको लग रहा है कि बहुत कुछ छिपा रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा है। ईडी अरविंद केजरीवाल को बार बार समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला रही है, तो वहीं केजरीवाल लगातार ईडी के समन से बचने का पैंतरा आजमा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि ईडी और केजरीवाल के बीच चल रहा ये समन का खेल आखिर कब बंद होगा? ईडी के सामने पेश होकर अरविंद केजरीवाल सवालों का जवाब क्यों नहीं दे देते? क्या केजरीवाल जानबूझकर ईडी के समन से बचने का पैंतरा आजमा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर लोकसभा चुनाव को देखते हुए बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया, लेकिन 5 सांसदों के रहते
पशुपति पारस के हाथ खाली रह गए। चिराग पासवान को 5 सीटें मिल गई एनडीए की तरफ से और अब पशुपति पारस जो है बगावती तेवर दिखा रहे हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। भतीजे के सियासी दांव ने चाचा को चित कर दिया है। बिहार में खुद को मोदी के हनुमान बताने वाले चिराग पासवान को एनडीए से इस बार 5 सीटें मिली हैं, जबकि उनके चाचा पशुपति पारस खाली हाथ रह गए। भतीजे ने हारी बाजी पलटकर चाचा को चित कर दिया और चाचा खाली हाथ मलते हुए खेला करने की धमकी दे रहे हैं। चाचा बता रहे हैं कि उनके विकल्प खुले हुए हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि हाजीपुर सीट से चिराग के खिलाफ मैदान में उतरने की धमकी देने वाले पशुपति पारस बिहार में महागठबंधन का दरवाजा खटखटा सकते हैं। खबर है कि आज पशुपति पारस मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे सकते हैं। जरा सुनिए चाचा के खाली हाथ रह जाने पर चिराग पासवान ने क्या कहा। क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से कहीं से कोई ऑफर नहीं, बट हैविंग सेड इट ऑल, मेरे चाचा जी ही बोलते हैं व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। और मुझे लगता है कि समय ने आज जस्टिस किया है, न्याय किया है, उस संघर्ष को आज सम्मान मिला है। इस खून पसीने से उन्होंने जिस पार्टी के नाम को, जिस सिंबल को उन्होंने चुना था, आज भी वो फ्रीज है। इसके जिम्मेदार कौन है? मेरे पिता ने परिवार पार्टी को एकजुट रखा, पर आज उनके जाने के बाद जिस भूमिका में मेरे चाचा को होना चाहिए था वो नहीं निभाते हुए जिस तरीके से उन्होंने पार्टी में, परिवार में टूट की, मुझे लगता है आज उसी का ही परिणाम है कि आज इस खेमे में खुशी है और उधर नहीं। इस बार नवादा सीट बीजेपी ने खुद अपने पास रखा है। पहले ये सीट लोजपा के पास थी। वहीं गया और काराकाट सीट जदयू से लेकर मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दी गई है। इसी तरह से शिवहर भाजपा के पास थी, इससे इस बार जेडीयू को दिया गया है। सबसे पहले देखिए बीजेपी कौन सी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, पटना साहिब, पूर्वी चंपारण, महाराजगंज, पाटलिपुत्र, औरंगाबाद, सारण, आरा, मधुबनी, उजियारपुर, बक्सर, अररिया, बेगूसराय, सासाराम, दरभंगा और नवादा। फॉर्मूला सर तय हो चुका है। जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप लोग? एकदम पूरी तरह, खाता ही नहीं खुलना है किसी का। 40 की 40 सीटें एकदम नामों को लेकर लड़ाई बिहार में 80 और 20 की है। 20